हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। मेरे पास कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इंग्लिश को कैसे तैयार करना चाहिए, इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं अपनी जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि स्ट्रैटेजी हर किसी का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इंसान के पढ़ने की तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि कुछ इंसान की मेमोराइज करने की पावर ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कुछ लोग कम टाइम दे सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उन लोगों का स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होना चाहिए। मैं ये स्ट्रेटेजी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे आपके पास एक ओवरव्यू आएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो आप ये स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं और इससे ओवरव्यू लेके आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक बना रहे, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि कोई ना कोई क्लू आपको ज़रूर मिलेगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, जिसके लिए आपकी मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रही है, और कैसे आपको तैयार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, नहीं तो अच्छे नंबर लाना मुश्किल है और आप नहीं ला सकते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप जो भी मीडियम से हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद बंगाली मीडियम की स्टूडेंट हूँ एंड मेरी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था शुरू में, बट मैंने एफर्ट दिया एंड उससे मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हुआ। अगर मेरा मार्क्स अच्छा आ सकता है तो किसी का भी मार्क्स अच्छा आ सकता है, आराम से आप वो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए कि हाँ, मैं अच्छा नंबर लाऊंगी एंड उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। उसके लिए आपको एक डिटर्मिनेशन, एक परसिवरेंस रखना चाहिए अपने अंदर की, जो हो जाए एट एनी कॉस्ट मैं अच्छे नंबर ला के रहूँगी एंड मैं अपनी खुद की डिज़ायर्ड जो गोल है उस तक मैं पहुँच के रखूँगी। सेकेंड जो है कि कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि इंग्लिश को अपने लोकल लैंग्वेज में समझते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए। वो आपके ग्रामर रूल्स हो, वो आपके कोई वोकेबुलरी के कोई मीनिंग हो, आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए, आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना चाहिए। इसका जो फ्रूटफुलनेस है वो आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगा क्यों मैं आपको इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। थर्ड है कि कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश तो रट्टा मारने की चीज़ है, इंग्लिश तो ओनली आपको मेमोराइज ही करना है, उतना समझने का कुछ है नहीं मैथ्स की तरह। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम क्वांट में क्या करते हैं कि हम बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं पहले, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करके आप अपने क्वांट करते हैं। क्वांट के लिए तो कभी भी हम रट्टा नहीं मार सकते, वो हमको समझ के ही करना पड़ता है। वैसे ही इंग्लिश को ही आपको समझ के करना पड़ेगा। इंग्लिश के जो रूल्स होता है वो आपको बेसिक से समझना होगा, तभी आप इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, तभी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरा मार्क्स दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 1 में मुझे 45.5 आउट ऑफ 50 मिला था। सीजीएल 2018 के टीयर 2 में मुझे 193.7 आउट ऑफ 200 मिला था। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 में मुझे 50 आउट ऑफ 50 मिला था एंड उसके टीयर 2 में मुझे 187.5 आउट ऑफ 200 मिला था। ये रॉ स्कोर है क्योंकि एसएससी ने अभी तक नॉर्मलाइज स्कोर रिलीज़ नहीं किया है। तो ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ये सिर्फ टीयर 1 के लिए ही है, क्योंकि टीयर 2 के लिए इसके साथ साथ और भी कुछ करना पड़ता है। अगर हम टीयर 2 की भी स्ट्रैटेजी इसमें बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ टीयर 1 की स्ट्रैटेजी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। और CHSL एंड MTS में कोई 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, सिर्फ CGL में ही होता है। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ टीयर 1 के लिए ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं टॉपिक वाइज, ये मैंने बनाया है रिसेंट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेसिस पर,
क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था, अब टीसीएस वो कंडक्ट करता है, तो इसलिए पैटर्न में थोड़ा सा चेंज दिख रहा था। तो इसलिए मैंने अलग से ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हो जो किस में क्या क्या आया था। एंड मैंने जो क्वेश्चंस कंसिडर किया है, मतलब मैंने एमटीएस 2019 के बेसिस पे मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। CHSL 2018 एंड 19 के बेसिस पे मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, एंड सेम गोज़ फॉर CGL। मतलब CGL का भी 2018 एंड 2019 के बेसिस पे मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। ये मैं पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम जो 2 बुक पढ़े थे वो था ये 2 बुक। एक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी का, जो आर्यहंत पब्लिकेशंस का होता है, एंड जो और एक था चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशंस का। तो मैंने सिर्फ ये 2 बुक ही पढ़ा था, एंड ये 2 बुक ही मेरे लिए काफ़ी था। मुझे और कोई अलग से बुक पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके बाद आते हैं मेन स्ट्रेटजी पर कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश को हम रफली 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रामर एंड और एक है वोकैबुलरी। एंड आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि किस में कितना मार्क्स आता है, ग्रामर का कितना क्वेश्चंस आता है एंड वोकैबुलरी का कितना क्वेश्चंस आता है। उसका आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो उससे अकॉर्डिंग उसको बेसिस करके मैंने ये बनाया है कि 8 से 10 क्वेश्चंस आता है ग्रामर से, एंड वोकैब के लिए नियरली 10 क्वेश्चंस रहता ही है। एंड उसके अलावा जो रहता है वो है क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस रहता है क्लोज टेस्ट में। एंड वो क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब भी मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा। तो एंड उसके अलावा जो आता है वो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो 2 आते हैं, मीन्स 4 मार्क्स का। तो ये है आपका पूरा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो मेनली हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों में डिवाइडेड होगा, एक होगा ग्रामर का एंड एक होगा वोकैबुलरी का। तो पहले हम आपसे शेयर करेंगे कि वोकैब कैसे पढ़ना चाहिए। तो वोकैब का मेनली ये 5 चैप्टर्स होते हैं, एंड जो सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे है उसी सीरियल में मैंने पढ़ा था। मतलब कि फर्स्ट मैंने सिनोनिम किया था, देन एंटोनिम, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड लास्ट में स्पेलिंग एरर्स। और ये स्पेलिंग एरर्स आप इन चारों के बीच में भी कर सकते हो। मैंने ये लास्ट में ही किया था, स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि वोकैब में कोई बेसिक्स पढ़ने की नहीं होता, कि जैसे ग्रामर के आपको रूल्स पढ़ना होता है वैसे वोकैब का कोई बेसिक्स पढ़ना नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया था, वोकैब मैंने प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट किया था। किरण पब्लिकेशंस जो प्रीवियस ईयर का जो बुक्स था उससे ही मैंने वोकैब स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने सिनोनिम पढ़ा था, देन एंटोनिम, देन ये। तो कैसे मैंने पढ़ी थी, तो सपोज सिनोनिम क्या जो क्वेश्चंस था टोटल, मैं अब लेट्स 800 क्वेश्चंस था। ठीक है, कितना क्वेश्चंस था वो, अब तो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने 1997 से 2017 तक पढ़ी थी। अब तो 2018 एंड 19 भी आ चुका है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं सपोज कि मैं वहाँ पे 800 क्वेश्चंस है, टोटल सिनोनिम के 800 क्वेश्चंस है। आपको ये कैसे पढ़ना होगा, कैसे कि आप ऐसे एक ठीक कर लो कि मुझे ये 800 क्वेश्चंस 16 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको ये 800 क्वेश्चन 16 डेज में कंप्लीट करना है, देन पर डे आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ना होगा। ठीक है ना, अब आपको लगेगा 50 क्वेश्चंस तो कोई बात नहीं, वो तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसके लिए कौन सा इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ना है कि सिनोनिम का जो क्वेश्चंस था उसका सिर्फ आंसर आपने पढ़ लिया, नहीं, उसके अलावा भी जो और 3 ऑप्शंस रह जाएगा
जो उसका आंसर नहीं है उसको भी आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। एंड सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, उससे आपका स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगा। तो आपको सब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एंड एक क्वेश्चंस का जो 4 ऑप्शंस होता है वो चारों के चारों ऑप्शंस ही आपको पढ़ना है। मतलब एक्चुअली 50 क्वेश्चंस मतलब आपको 200 वर्ड्स की मीनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कम नहीं होता, एक दिन में 200 वर्ड्स बहुत होता है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है तो आप ये कम करके भी पढ़ सकते हो। थोड़ा कम कर लो कि मुझे पर डे 30 क्वेश्चंस पढ़ना है, तो 30 क्वेश्चंस के मतलब 120 वर्ड्स होगा, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी और रूटीन आपको ऐसा बनाना चाहिए जो आपको मेंटेन कर सकते हो। ऐसे कोई इम्पॉसिबल रूटीन नहीं बनाना है कि आप रूटीन तो बना लिया, 1-2 दिन पढ़ लिए, बस उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो रूटीन बनाओगे वो आपके कन्वीनियंस का रूटीन होना चाहिए जो आप डेली मेंटेन कर सकते हो। एंड रूटीन बना के ही नहीं छोड़ देना है। जैसे आप अपने डेली लाइफ जीते हो, आप खाना पीना खाते हो, खाना पीना तो आपका कभी बंद नहीं होता, एक दिन के लिए खाना पीना तो बंद नहीं होता, वैसे ही आपका रूटीन भी कभी बंद नहीं होना चाहिए। आपका रूटीन जैसे आपका खाना पीना चल रहा है वैसे आपको उस रूटीन के साथ स्टिक्ट रहना है। जैसे कि आपको कभी भी कुछ भी ना छूटे, एट एनी कॉस्ट आपको वो रूटीन मान के चलना चाहिए डेली। तो ऐसे ही आप सिनोनिम करोगे, उसके बाद उसके साथ साथ अगर आप एंटोनिम कर लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है कि सिमिलर मीनिंग का कौन सा वर्ड्स होता है, एंड उसके बाद आप पढ़ोगे कि ऑपोजिट मीनिंग का कौन सा वर्ड्स होता है। उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, उसके बाद आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत ऐसा कुछ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग हमें शुरू शुरू में नहीं पता होता है। तो उसके लिए अगर आप सिनोनिम एंटोनिम पहले पढ़ लोगे तो वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एंड स्पेलिंग एरर्स में आपको क्या करना है, स्पेलिंग एरर्स में भी किंतु आपके सब जो वर्ड होगा वो सब आपको लिख लिख के पढ़ना होता है, क्योंकि एसएससी ऐसा कुछ स्पेलिंग दे देता है जो आप इन जनरल आपको वो पता है, बट एग्ज़ाम टाइम में और उस मोमेंट पे जब लोग नॉर्मल नहीं रहते, ज़्यादातर लोग टेंस ही रहते हैं, उसमें आपका दिमाग नहीं काम करता। तो उस टाइम में आपको क्या करना, इसके लिए आपको जो प्रैक्टिस है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 50 में से आपको 30 का ही स्पेलिंग पता है, तब भी आपको वो स्पेलिंग लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे सिनेरियो एकदम से ही अलग होता है। तो ये रहा वोकैबुलरी का आपका स्ट्रैटेजी। वोकैबुलरी आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको एक डेज ठीक कर लेना है पहले ही कि इतना क्वेश्चंस है तो मुझे इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना है, इससे 1-2 दिन ज़्यादा आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको स्टिक टू द रूटीन रहना होगा। तो इसके बाद आते हैं ग्रामर पे। तो ग्रामर का ये चैप्टर्स होता है, ठीक है। मैंने ऐसे सीक्वेंस में ही चैप्टर्स किए थे। तो फर्स्ट मैंने टेंस कर लिए थे, क्योंकि टेंस एकदम बेसिक होता है ग्रामर का। मुझे लगता है कि जब भी आप ग्रामर शुरू करोगे आपको टेंस से ही शुरू करना चाहिए। एंड उसके बाद आप नाउन कर लो, प्रोनाउन कर लो, आर्टिकल्स कर लो, एंड उसके बाद आप वर्ब करो, क्योंकि वर्ब बहुत ही वास्ट होता है। वर्ब में बहुत सारा डिविजन्स होता है एंड आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए। एंड वर्ब के साथ साथ आप मॉडल्स पढ़ लो। मॉडल्स के बाद आप अदर्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये पढ़ लो। एंड इसके बाद क्वेश्चन स्टक करके एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। तो इसके बाद आप ये पढ़ लेना। एंड उसके बाद वॉइस चेंज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, ये दोनों चैप्टर्स कर लेना, ठीक है। इन दोनों में भी सिर्फ टियर 1 के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कठिन रूल्स नहीं होता, ये आप आराम से कर सकते हो। ये दोनों आप इजी चैप्टर्स है, तो ये आप हल्का चैप्टर्स है, ये आप कर सकते हो। एमटीएस के 2019 में ये 2 चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। तो बट मैं जो लोग सिर्फ एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको मैं ये सलाह दूंगी कि ये इजी चैप्टर से आप करके रखो। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो उसका तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा।
तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये पढ़ के रखो। बट MTS 2019 के Tier 1 पे कोई भी क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से नहीं आएगा। एंड उसके बाद मैं सब लास्ट में आपको बोलूँगी कि आप एक प्रिपोजिशन के चैप्टर लास्ट में करना, क्योंकि प्रिपोजिशन के लिए आपका जो ग्रामर का जो बेसिक्स है वो आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रिपोजिशन से रिलेटेड है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के लिए बहुत कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत होती है कि कैसे फ्रेजल वर्ब याद रखें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब अनलिमिटेड है। उसका कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम इतना 500-600 फ्रेजल वर्ब पढ़ ले तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। बट हर वक्त हम जब भी MCQ अटेंड करते हैं तभी भी कुछ ना कुछ नया फ्रेजल वर्ब आपको मिल ही जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब आपको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। इसलिए मैं कर रही हूँ कि अब लास्ट में जब आपका ग्रामर का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए उसके टाइम में आपको प्रिपोजिशन करना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब भी करना चाहिए। फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेजल वर्ब पहले मैंने SP बख्शी से स्टार्ट किया था, उसके बाद एज वहाँ पे बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है मैंने वो छोड़ दिया था। बट मेरा प्रिपरेशन हो जाने के बाद जब मैंने MCQs करना स्टार्ट किया, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तब मैंने वहाँ से जो फ्रेजल वर्ब था वो मैंने नोट डाउन किया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपकी सब ग्रामर रूल्स सब अच्छे से आपको याद हो जाए, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। उसमें से जो जो फ्रेजल वर्ब आपको मिलेगा वो आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाना एंड वो फिर टाइम टू टाइम आप रिपीट करना, यही आपको बाद में काम पे लगेगा। तो ये रहा ग्रामर की जो चैप्टर्स है उसका सीक्वेंस के आपको किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो आप पढ़ोगे कहाँ से? तो मैंने क्या किया था को मैंने पहले SP बख्शी से स्टार्ट किया था, ठीक है। बट शुरू में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था SP बख्शी से स्टार्ट करने के बाद इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम लग रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब में मैंने सर्च किया। तो टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ से मैंने ग्रामर का जो बेसिक्स था वो थोड़ा सा कवर किया था। टेक्स्ट बुक के चैनल पे तब एक मैडम ये इंग्लिश पढ़ाती थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। उनकी यूट्यूब चैनल से मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला था, मैंने थोड़ा बेसिक्स वहाँ से किया था। एंड उसके बाद मैंने SP बख्शी फिर से करना स्टार्ट किया एंड तब मैंने SP बख्शी एकदम डिटेल में ईच एंड एवरी चैप्टर मैंने डिटेल में किया। एंड आफ्टर ईच चैप्टर मैंने जो जो एक्सरसाइज था वो सब एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया था। एक बात है कि जब आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे, मतलब जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ उसके बीच में आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं देना चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि थोड़ा करके उसके बाद देखते हैं कि अपने आप को टेस्ट करते हैं कि लेट्स सी कि मेरा कितना हुआ, कि मैंने कितना कर सकती हूँ अब। बट अगर आप ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली उस मॉक्स में कम आएगा एंड इसके लिए आपका जो पॉजिटिव एनर्जी से आप पढ़ रहे थे वो हैम्पर होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप 80 से 90% प्रिपरेशन ख़त्म कर लो, उसके बाद ही आप मॉक्स देना स्टार्ट करो। तो ये रहा कि मैंने पहले थोड़ा बेसिक्स यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल वहाँ से किया था, उसके बाद मैंने थॉरोली SP बख्शी किया था एंड SP बख्शी से ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस था जो 5 जो मेंस चैप्टर होता है ग्रामर का वो ये 5 है एंड मैंने ये ऐसे ही सीक्वेंस में किया था, ठीक है। तो क्यों ऐसा सीक्वेंस मैंने किया था, तो उसका भी एक रीज़न है। तो पहले मैंने स्पॉटिंग एरर किया था और स्पॉटिंग एरर के बाद मैंने ये एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस मैंने कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का चैप्टर्स होता है, ये बहुत सारा कठिन चैप्टर्स नहीं होता। एंड उसके बाद मैंने ये 2 चैप्टर्स किया था। ये 2 चैप्टर्स मैंने क्यों लास्ट में किया था, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स के लिए आपका जो ग्रामर एंड वोकैब होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में समटाइम्स कुछ वोकैब्स भी आ जाता है कि
एंड वो वोकैब के अकॉर्डिंग ही आपको वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको समझना पड़ता है। तो सेम गोज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो। सो इसके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि ये पांचों जो चैप्टर्स है ग्रामर की, ये आप ये तीनों पहले ख़त्म कर लो, ठीक है। उसके बाद ही आप ये दो ख़त्म करना। उसके बाद अगर आप ये दो चैप्टर्स करोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए आपको जो बेसिक्स है ग्रामर के लिए वो कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। एंड सेम गोज़ आप वोकैब में जैसे किया था वैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ग्रामर के लिए भी ऐसे ही करना है। सपोज़ कि स्पॉटिंग एरर की 1300 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये 1300 क्वेश्चंस आप क्या करोगे कि 10 डेज में ख़त्म करोगे। अगर आपको 10 डेज में ख़त्म करना है तो आपको पर डे 130 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। नाउ क्या है कि 130 क्वेश्चंस ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि पहले आप क्या करोगे कि एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आप एक नोटबुक में आप लिखते जाओगे, एंड देन आप आंसर की से बुक्स में जो आंसर की है उससे आप मिलाते जाओगे कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आंसर सही है एंड जो आंसर गलत है दोनों का ही एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। ये नहीं कि सिर्फ आपका जो रॉन्ग आंसर है आप सिर्फ उसका आंसर की देख लिए और उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए, एंड ये तो आपका आंसर वैसे ही करेक्ट है तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे एकदम ही नहीं है। आपको ये दोनों का ही एक्सप्लेनेशन देखना है, एंड आपको ये भी चेक करना है कि आप जो कंसेप्ट के लिए एक आंसर को राइट मार्क किया था वो कंसेप्ट ही यहाँ पे है या अदर कोई कंसेप्ट है। मतलब कि आपको ये भी चेक करना है कि आप जिस कंसेप्ट को यूज़ करके एक आंसर को राइट किया है वो कंसेप्ट सही है कि नहीं। क्योंकि हम समटाइम्स ऐसा होता है कि इंग्लिश में तुक्का लग जाता है कि ऐसे ही वो ठीक हो गया, बट आपने जो सोच के वो टिक किया था वो करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए जो 130 क्वेश्चन आप पर डे करोगे उसमें जितना भी राइट हो जितना भी रॉन्ग हो आपको हर एक का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको चेक करना है कि आपने ठीक सोचा है कि नहीं। तभी आपका ग्रामर जो है उसका नंबर इंक्रीज होगा एंड उसके लिए आपको कंसेक्यूटिवली आपके मार्क्स भी बढ़ेगा। तो ग्रामर आपको ऐसा करना चाहिए। एंड ग्रामर एंड वोकैब के इतना सब होने के बाद ही मैं आपको कहूँगी कि आप क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट करें, क्योंकि क्लोज टेस्ट में वोकैब एंड ग्रामर की जो समझ है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी होता है वोकैब भी होता है, वो दोनों मिलके टोटल 5 क्वेश्चंस आता है क्लोज टेस्ट में, जो MTS, CHSL एंड CGL तीनों में ही क्लोज टेस्ट आता है। पहले CGL में रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी आता था, RC भी आता था Tier 1 में CGL में, बट 2018 एंड 2019 का CGL का जो Tier 1 का क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको RC नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लोज टेस्ट ही मिलेगा। एंड उसके बाद जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है इसके लिए क्या करना होता है, इसका कोई रूल्स नहीं होता। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एंड इसके लिए आपको इंग्लिश का जो समझ है उसे आपको ब्रश अप करना होगा। इसके लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपको एंड में करना, आपका पूरा ग्रामर एंड वोकेबुलरी कंप्लीट हो जाए, जितना जितना हो सके 80 to 90% आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद ही आप ये क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट करना, क्योंकि इन दोनों के लिए आपका इंग्लिश का जो समझ वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये करेक्ट कर पाओ, ठीक है। एंड वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब के लिए आप जो जो वर्ड्स पढ़ोगे, वोकैब के लिए आप जो जो वर्ड्स पढ़ोगे डेली, वो आपको अगर हो सके तो आप अपने डेली लाइफ से वो रिलेट करते जाना। जैसे कि मैं एक फ्रेज़ आपको कहती हूँ कि एडम्स एल, ठीक है, इसके मीनिंग है वाटर, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप, ये हमारी तो डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, तो ऐसे ही अगर आप कुछ रिलेट करते हुए जाओगे तो आपको वो याद करने में आसानी होगी, वो प्रेशर फील नहीं होगा कि मुझे इतना सारा वर्ड्स याद रखना है, कैसे रखूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सब वर्ड तो आप रिलेट नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करना कि वो आप डेली, आपके डेली लाइफ से, आपके सराउंडिंग से आप वो मैच करते जाए, तब आपको
अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा। इतना सारा वोकैब तो आपको आफ्टर ऑल याद करना है ना, तो इसके लिए आपको ये आसानी होगा। एंड वोकैब क्या करना है, आपको रिपीट करते हुए जाना है। सपोज आप पर डे 50 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, मतलब जो मैंने कहा 200 क्वेश्चंस मतलब 200 वर्ड्स पर डे ये पढ़ रहे हो, ये आपको रिपीट करते हुए जाना है। आपके कन्वीनियंस के साथ आप रिपीट करना, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन में आपको तो 600 वर्ड्स हो जाएगा, तो आप 4th डे पे वो 600 वर्ड्स आप रिपीट करना। फर्स्ट ये 600 वर्ड्स आप पहले ब्रश अप कर लेना, उसके बाद ही आप नए वर्ड्स पढ़ना। अगर आपको ऐसा लगता है 3 दिन के बाद, मतलब 4th डेज पे जब आप ये 600 वर्ड्स रिपीट करोगे, तब अगर आपको ऐसा लगा कि अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, आप वो 4th डे में जो 200 वर्ड्स आप नया पढ़ने जा रहे थे वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ये पहले अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये पहले अच्छे से याद आए तभी आप ये 200 वर्ड्स और करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में जोर डालोगे तो वैसे ही कुछ नहीं याद होगा। तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा भी दिन लगे तो ठीक है, बट आपको ये रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको सब याद है तो कोई बात नहीं, आप इजीली 200 वर्ड्स और पढ़ लेना। इसके बाद मैं आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ वो है कि YouTube में कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं, ट्रिक्स टू रिमेंबर वर्ड्स और ट्रिक्स टू रिमेंबर वोकेबुलरी, ऐसे करके बहुत वीडियोस आते हैं YouTube में, जिसमें रूट वर्ड यूज़ करके और एंड बहुत तरीके से आपको वो क्लू देते हैं कि क्या कैसे आप ये याद कर सकते हो। बट मैंने कभी भी ऐसे वीडियोस का कभी भी सहारा नहीं लिया, मैंने कभी भी ये वीडियोस यूज़ करके कुछ भी याद नहीं किया। मैंने जो भी याद किया है और जो भी मैंने पढ़ा है वो रिपीट करके एंड बहुत ही जनरल तरीके से मैंने पढ़ा है। तो अगर आपको ये तरीका अपना के आपको याद रहता है और आपको सुविधा होती है तो ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे याद करोगे तभी आपको काम पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक वर्ड्स के लिए एक ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। तो एक वर्ड्स के लिए आपका दो ब्रेन में आपको 2 जगह कंज्यूम हो रहा है। आपको ये वर्ड्स भी याद करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ट्रिक्स भी याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जहाँ पे वर्ड्स पूरी अनलिमिटेड होता है, वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना वर्ड्स पढ़ोगे तो उसमें से ही आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसे कोई लिमिटेशन जब नहीं है तब उसका ट्रिक्स याद करने का भी कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर आपको ट्रिक्स यूज़ करके सुविधा होती है तो आप श्योरली वो कर सकते हो। सेकेंड है कि आप जो भी MCQs करोगे, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करोगे, आप जो भी करोगे उसमें से आपका जो भी अननोन जो भी ग्रामर रूल्स और वोकैब वर्ड्स जो भी आएगा वो आपको एक नोट करते हुए जाना है आपके नोटबुक पे। सिर्फ नोट करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक दिन निकाल के वो रिपीट करना है। क्योंकि जैसे कि हफ्ते में 6 दिन आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से एंड 7th डे की जैसे कि संडे हो तो संडे के इवनिंग में आप एक टाइम निकाल लिया 1 घंटे का, एंड जो भी अननोन रूल्स आपने जो भी लिखा है आपके नोटबुक पे वो आप तब रिपीट कर लेना। रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नोटबुक में नोट करोगे तो उससे कुछ काम नहीं चलेगा, आपको रिपीट करना चाहिए, ठीक है। एंड आपका जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या करोगे, मॉक्स देना स्टार्ट करोगे। ऐसा हो ही सकता है, सिर्फ मॉक्स के टाइम नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ ग्रामर ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइम और मॉक्स देने के टाइम कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आप ठीक कर रहे हो, सब गलत हो रहा है। मॉक्स में ऐसा होगा कि आपको 10 आउट ऑफ 50 मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। बट इससे आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है क्योंकि आपने इतना दिन जो पढ़ा है वो बेसिक्स था, उससे आपने एक ओवरव्यू लिया है। अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब भी आप समझ सकते हो कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपका क्या अप्रोच होनी चाहिए। विदाउट अटेम्प्टिंग द मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये कभी नहीं समझ सकते, सिर्फ आप वो चैप्टर्स पढ़ के। तो इसके लिए आपका लो मार्क्स आ ही सकता है, ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई
हताश होने वाली बात नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको करते जाना है। जितना आप करोगे एंड मॉक्स का एनालिसिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है एंड आपकी अप्रोच भी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कब पढ़ती थी, मतलब दिन के किस टाइम में मैं इंग्लिश पढ़ती थी। तो इंग्लिश में सुबह उठ के इंग्लिश पढ़ती थी, ठीक है, एकदम मॉर्निंग को ही मैं इंग्लिश पढ़ती थी। ये आपके ऊपर है कि आप कब इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सबकी पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए मैं इसके रिगार्डिंग यही बताना चाहती हूँ कि आपके जो टाइम ठीक लगे उस टाइम ही आप इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। एंड जो टाइम लिमिट होना चाहिए, मैं आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि मैंने 5 to 6 मंथ्स के अंदर जो जो मैंने आपको कहा वो सब मैंने ख़त्म किया था 5 to 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। आप इससे कम टाइम में भी ख़त्म कर सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम भी आपका लग सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम दे रहे हो पर डे। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप वोकैब एंड ग्रामर ये दोनों एक साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि एक महीने ग्रामर कर लिया उसके बाद आप एक महीने वोकैब कर लिया, तो उसके बाद जब आप फिर से ग्रामर करोगे तब आपको ऐसा लगेगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा था, तो आपका जो लिंक वो छूट जाएगा। इसके लिए मैं कहूँगी कि आपको डेली जो करना है आप वोकैब एंड ग्रामर एक साथ लेके चलो। आप कम करो, अगर आपके पास टाइम कम है आप कम करो, बट ये दोनों आप एक साथ लेके चलना। एटलीस्ट आपको दिन में 2 आवर्स देना चाहिए। इन 2 आवर्स में आपका डिवीजन क्या होगा वोकैब के लिए एंड ग्रामर के लिए वो आपके ऊपर है। आप जो स्पीड पे करना चाहते हो उसी स्पीड से आपका ये टाइम डिवीजन तैयार होगा। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि आपको एटलीस्ट 2 आवर्स, जब आप प्रिपरेशन में हो, प्रिपरेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तब आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो देना चाहिए, बट मिनिमम 2 आवर्स आपका देना चाहिए। और इसमें एंड ये 2 आवर्स में आपका कोई चीटिंग नहीं चलेगा कि आपने ऐसे ही 50 क्वेश्चंस कर लिया, कि ऐसे ही 130 क्वेश्चंस कर लिया ग्रामर के, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का डिटेल में आपका एनालिसिस भी करना है, डिटेल पे एक्सप्लेनेशन भी जानना है, ये सब करके आपको जाना है डेली, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ही हमारा स्ट्रैटेजी का वीडियो ख़त्म होता है। मैंने जो जो किया था मेरी स्ट्रैटेजी में मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रिंट कमेंट। अगर मैं कुछ भी छूट गई इस वीडियो में, मैं भूल गई आपसे शेयर करना, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगी, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिला, कोई भी जानकारी मिली, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को कोई एसएससी एस्पिरेंट तक पहुंचा देना, उनको शायद इस वीडियो का ज़रूरत होगा। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी।